स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम कोशिका के रचनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसमें अगला जो घटक है गाल्गी काय, जिसको बोलते हैं गोल्गी पिंड। गोल्गी एक देखिए वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने एक पिंड होता है हमारे शरीर में, उसके बारे में उन्होंने बताया था। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि होता क्या है। देखिए, एक दूसरे से समांतर रची हुई 5 से 8 चपटी खोखली थैलियों से गाल्गी पिंड बनता है। देखिए, खोखली थैलियाँ मतलब जब हम बाज़ार जाते हैं तो देखिए खाली थैली हम लेके जाते हैं, बराबर। तो उसमें क्या कहते हैं कि हम सब्जी वगैरह जो कुछ सामान लाना है तो वो खाली थैली के माध्यम से हम उसको घर में लेके आते हैं, बराबर। वैसे एक थैली जो है हमारे शरीर के अंदर होती है जो गाल्गी पिंड से नाम से जाना जाता है। और इन थैलियों को देखिए पुटिकाएँ कहते हैं। इनमें देखिए विभिन्न प्रकार के प्रकीर्णन भरे होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित किए हुए प्रथिन गोलीय पिटिकाओं में कैद होते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जो प्रथिन, जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि प्रथिन तैयार होता है। तो जो विकास के लिए आवश्यक होता है तो वो कहाँ होता है, देखिए एक पिटिकाओं में वहाँ पे कैद होता है। फिर कोशिका द्रव्य से होती हुई ये पिटिका एक गाल्गी काय तक पहुँचेगी। तो ये पहले तो कोशिका द्रव्य में रहेगा, वहाँ से धीरे धीरे क्या होती है कि गाल्गी काय में आके पहुँच जाएगी और उसके निर्मित क्षम भाग से संयोग करके द्रव्य गाल्गी काय की पुटिकाओं में फिर भेज दिया जाता है। और गाल्गी काय के विभिन्न परतों से गुजरते समय प्रकीर्णों के कारण इन प्रथिनयुक्त द्रव में परिवर्तन हो जाता है और ये परिवर्तित प्रथिन पुनः गोलीय पिटिका में बंद होकर गाल्गी काय के दूसरे परिपक्व परत से बाहर चली जाती है। अर्थात कारखानों की जैसे वस्तु बांधकर आगे भेजने वाले पैकिंग विभाग के जैसा काम पुटिकाओं द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी प्रथिन का काम होता है, जो भी प्रथिन हम भोजन के माध्यम से खाते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है कि वो आगे एक बढ़ता रहता है। मतलब वो कोशिका द्रव्य से फिर ये गाल्गी पुटिका निर्मित क्षंग भाग, ये ऐसे धीरे धीरे करके आगे वो जो है आगे चलता रहता है। तो ये इस तरह का आकृति कोशिका का भाग आपको आपके शरीर में दिखाई देगा जब हम सूक्ष्मदर्शी लेके देखेंगे तब। अभी हम ये तो जानकारी बताई गई है कि अब हम फिर और उसके बारे में जो काम, कि वो काम करता क्या है, ठीक है, काम करता क्या है उसके बारे में जब हम जान लेंगे तब हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका पहला काम देखिए क्या है कि गाल्गी पिंड कोशिका का स्त्राव अंगक है। मतलब कोशिका का स्त्राव अंगक है, मतलब वहाँ से कुछ पदार्थ बहते हुए आगे जाते रहते हैं। सेकंड देखिए, कोशिका में संश्लेषित हुए प्रथिन रंग द्रव्य आदि पदार्थ में परिवर्तन करके उनका वर्गीकरण करना, उन्हें कोशिका में या कोशिका के बाहर अपेक्षित स्थानों तक पहुंचाना। अब देखिए इसका काम क्या होता है पता है कि प्रकीर्ण मतलब जो हमारे शरीर में जैसे हड्डी है, हड्डी मजबूत करने के लिए, जैसे हमारे दांत होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे शरीर की त्वचा होती है, कोई इंसान काला गोरा वगैरह सब जो होता है ना, तो ये आगे पीछे लेके जाने के लिए, ठीक है। फिर जैसे प्रथिन है, प्रथिन से हमारे शरीर का विकास, कोई लंबा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई छोटा रह जाता है, तो ये प्रकीर्ण और रंग द्रव्य, तो ये आगे लेके जाने के लिए ये गाल्गी पिंड उसको सहायता करता है। यानी कि अपेक्षित स्थान तक, कोशिका के अंदर हो चाहे कोशिका के बाहर हो, जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ उसको भेज दिया जाएगा। थर्ड वन देखिए कि रिक्तिका और स्राव पिटिकाओं का निर्माण करना। और चौथा देखिए कोशिका भित्ति प्ररस कला और लय कायिका के निर्माण के लिए मदद करना। क्योंकि प्रथिन का वहन करता है तो जाहिर सी बात है कि वो कोशिका भित्ति प्ररस कला और लय कालिका के निर्माण में ज़रूर सहायता करेगा। अभी हुआ क्या कि ये हमारे शरीर में इस तरह का भाग होता है, इस तरह के काम करता है, ऐसे एक वैज्ञानिक ने जानकारी ढूंढ के निकाली थी। तो उस वैज्ञानिक का नाम देखिए क्या है पता है, कैमिलो गाल्गी। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गाल्गी काय का वर्णन किया। उन्होंने काली अभिक्रिया इस रंजक तकनीक को विकसित किया और इस तकनीक द्वारा उन्होंने तंत्रिका संस्थान का गहन अध्ययन किया। हमारे शरीर में देखिए तंत्रिका संस्थान होता है मस्तिष्क के अंदर, तो उस हिसाब से फिर वहाँ पे उन्होंने उसके बारे में अध्ययन किया, उसका खोज किया, तब जाके ये गाल्गी पिंड वहाँ पे तैयार हुआ। तंत्रिका संस्थान की संरचना इस अध्ययन के लिए सैंटियागो काजल इस वैज्ञानिक के साथ उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अभी नोबेल पुरस्कार आपको पता है कि जो वैज्ञानिक बहुत अच्छा काम करता है साइंस में, उसको जो है क्या होता है कि सरकार की तरफ से नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। वैसे ये कैमिलो गाल्गी इस वैज्ञानिक को भी वहाँ पे पुरस्कार मिला था। तो इस तरह का ये अगला घटक था गाल्गी काय, गाल्गी पिंड। नेक्स्ट आते हैं हमारा अभी लय कायिका, ठीक है।
देखिए कोशिका में घटित होने वाली चयापचय की क्रिया में जो वर्ज्य पदार्थ निर्मित होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने वाला संस्थान अर्थात लय कालिका। अब देखिए कोशिका में, कोशिका के अंदर देखिए चयापचय की क्रिया मतलब जो भोजन हम खाते रहते हैं या कोशिका के अंदर जो भी चयापचय की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, तो उसी हिसाब से वहाँ पे देखिए क्या होगा पता है कि उन्हें ठिकाने लगाने वाला संस्थान अर्थात लय कालिका। लय कालिका यह सामान्यतः देखिए इकहरे पटल द्वारा वेष्टित थैली होकर उसमें देखिए पाचक रस क्या हो जाते हैं पता है, तैयार हो जाते हैं। स्टूडेंट जैसे मैं बता रहा था लय कालिका, देखिए कोशिका में घटित होने वाली चयापचय की क्रिया में जो वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य का मतलब ध्यान रखिए जो हमारे शरीर में पचन नहीं होता है। कुछ चीज़ें हम ऐसी खाते हैं ना जो हमारे शरीर में नहीं पचत होती, बराबर, तो वैसे पदार्थ को ठिकाने लगाने वाला एक संस्थान होता है अर्थात लय कालिका, जो हमारे शरीर के कोशिकाओं के अंदर होती है। लय कालिका यह देखिए सामान्यतः इकहरे पटल द्वारा वेष्टित थैली, वेष्टित मीन्स जो वेस्टेज होता है जो किसी काम का नहीं होता है, एक थैली होती है, एक इकहरा पटल होता है, उसमें से पाचक रस भी होता है। उसका काम देखिए क्या करेगा, रोग प्रतिकारक प्रक्रिया, कोशिका पर आक्रमण करने वाले जीवाणु तथा विषाणु को नष्ट करना। देखिए रोग प्रतिकारक प्रक्रिया, ध्यान रखना है कि जो ये लय कालिका हमारे शरीर में होती है ना उसके अंदर इतनी मतलब एक शक्ति निर्माण करने का काम करती है। जैसे रोग प्रतिकारक प्रक्रिया, इसको बोलते हैं ना हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बनती है, ठीक है। तो वैसे जो जितने सारे हमारे शरीर में मान लीजिए जीवाणु है, जैसे वायरस है जो हमारे शरीर में घुसता है ना, जो प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ लड़ने की जो ताकत देती है, अभी जैसे कि अभी ये पिछले 1.5 साल से जो कोरोना का चल रहा है वायरस का, बराबर, तो उसको जो भी मतलब इंसान बच रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, डोज ले रहा है, तो वो जो वायरस अंदर घुसता है ना तो उसको उसके खिलाफ लड़ना, उसके प्रति रोग प्रतिकारक क्षमता तैयार करना, जो ये क्या है हमारे शरीर में लय कालिका होता है, उसकी वजह से जो है ये ऐसी ताकत हमारे शरीर में तैयार होती है, तो जिसे हम इंग्लिश में लाइजोसोम्स भी बोलते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, ऐड आ गया था बीच में, हाँ ओके। सो देखिए ये रोग प्रतिकारक प्रक्रिया कोशिका पर आक्रमण करने वाले जीवाणु तथा विषाणु को नष्ट करने का काम करेगी। फिर आगे देखिए सेकंड, उसको दूसरा नाम भी बताया गया है कि विध्वंसक दस्ता भी बोलते हैं। देखिए जीर्ण तथा कमजोर कोशिका अंगों को सेंद्रीय मलबा, ये वर्ज्य पदार्थ लय कालिका द्वारा बाहर फेंक जाते हैं। जैसे देखिए कमजोर कोशिका के अंगक और सेंद्रीय मलबा जो हमारे शरीर के अंदर जो घटक होते हैं ना, तो उसको बाहर फेंक देने का जो काम है इस लय कालिका द्वारा मतलब वहाँ पे किया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा देखिए उसको और एक नाम है आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली मतलब होता क्या है कि जब कोई कोशिका जीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लय कालिका फट जाती है और इसमें से स्थित पाचक रस स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते। देखिए कोशिका अगर जीर्ण हो गई मतलब बहुत काम काम करके थक गई है अथवा किसी कारण उसको क्षति पहुंच गई, ठीक है, तो लय कालिका फट जाएगी और उसमें से जो पाचक रस होता है तो वो स्वयं की कोशिका वहाँ पे उसको क्या कर लेती है, अपने अंदर पाचन कर लेती है। फिर उसके बाद में देखिए जैसे भूखमरी के समय लय कालिका कोशिका में संग्रहित प्रोटीन और वसा का पाचन करती है। देखिए जब भूखमरी लोग देखिए आंदोलन करते हैं, कोई कोई लोग उपास रखते हैं, ठीक है, भगवान के नाम पे या कुछ ऐसा एक्सेट्रा होता रहता है, कोई उपोषण करता है, तो उस समय में होता क्या है कि ये लय कालिका, ये जो कोशिका में जितना भी संग्रहित प्रोटीन और वसा होता है ना, तब उस समय में क्या होता है इसका एक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो लोग जीवित रह पाते हैं, नहीं तो फिर दिन भर ये उपवास रखना या फिर आंदोलन करना, भूख हड़ताल करना, तो ये सब होता जो है केवल ये प्रोटीन और वसा जो हमारे शरीर के अंदर ये लय कालिका माध्यम से संग्रहित रहता है, इसकी वजह से इंसान को कुछ होता नहीं है, मतलब वो दिन भर उपवास रख सकते हैं या आंदोलन वगैरह जो कुछ करता है ना। तो ध्यान में रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये लय कालिका हमारे शरीर में होता है कोशिका। पहला तो काम मैंने बताया था कि रोग प्रतिकारक शक्ति का निर्माण करती है, और बहुत तो महत्वपूर्ण और एक है कि भूखमरी के समय, उपवास के समय या जो भूख हड़ताल लोग करते हैं उस समय में प्रोटीन और वसा का पाचन के रूप में मतलब प्रोटीन और वसा का उपयोग करना ताकि लोगों को भूख ना लगे, ये सब ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वहाँ पर किए जाते हैं। ये गाल्गी काय और ये लय कालिका के दोनों के माध्यम से हमारे शरीर में सुचारू रूप से कार्य चलता रहता है। आगे देखिए,
अगला घटक है देखिए तंतु कणिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक कोशिका को देखिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम तंतु कणिका करती है। और अब ये बात बोल सकते हैं हम, जितना भी दिन भर खाते हैं, खाने के बाद में जो भी हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, वो ऊर्जा निर्माण करने का काम कौन करता है? तंतु कणिका करता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तंतु कणिका को ऊर्जा का भंडार भी कहा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर तंतु कणिका द्विकला आवरण से युक्त संरचना बनी हुई आपको वहाँ पे दिखाई देगी। देखिए तंतु कणिका का बाह्य आवरण युक्त छिद्र होता है। आंतरिक आवरण की सतह देखिए कई मोड़ों में मुड़ जाती है और तंतु कणिका में आंतरिक गुहा में जेली जैसा पदार्थ हो जाता है, जिसमें राइबोसोम्स, फॉस्फेट के अणु तथा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए ये अणु होने से तंतुकाएं स्वयं प्रोटीन को संश्लेषित कर सकती है। तंतु कणिका कोशिका में उपस्थित कार्बोज और वसा का प्रकीर्णन की सहायता से ऑक्सीकरण करके इस प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। अब ये तंतु कणिका किस तरह से ऊर्जा का निर्माण करती है, ये जब हम 10वीं में जाएंगे तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अभी तो 8वीं में केवल बताया गया है कि एक तंतु कणिका जो है हमारे शरीर में घटक होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है देखिए, उसमें तंतु कणिका कोशिका में उपस्थित जो कार्बोज पदार्थ होता है, जो दाल, चावल, रोटी, चपाती खाने से मिलता है। वसा मीन्स वसा, एक तो जो हम दूध, चिकन, मटन, मांस, मच्छी वगैरह खाते हैं तो उससे वसा यानी कि चर्बी बढ़ जाती है। तो दोनों के माध्यम से उसको ऑक्सीकरण करके एटीपी के सहायता से, एटीपी मीन्स होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये दोनों की सहायता, एटीपी की सहायता से हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। और प्राणी कोशिका की अपेक्षा वनस्पति कोशिका में तंतु कणिका की संख्या कम होती है। देखिए वनस्पति में तंतु कणिका की संख्या कम होती है और मानव में कैसा होता है पता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि मानव को कैसा होता है, काम करने के लिए यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, चलना पड़ता है। पेड़ पौधे को कैसा होता है, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, उनको कहीं जाना नहीं होता है। इसकी वजह से उसमें तंतु कणिका की संख्या कम होती है। क्योंकि आपने देखा है ना, पेड़ यहाँ से वहाँ जाता है क्या? नहीं, भोजन करने के लिए, काम करने के लिए उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इंसान को क्या है कि दिन ब दिन इधर उधर भटकना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में, यानी मानव के शरीर में तंतु कणिका कोशिका ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा का निर्माण होता है। उसका काम देखिए क्या होता है, ऊर्जा के समृद्ध एटीपी यौगिक का निर्माण करना। जो एटीपी की वजह से जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उसका निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए आगे एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का देखिए उपयोग करके प्रथिनें कार्बोज वसायुक्त पदार्थ का संश्लेषण करने का काम भी करती है। एक विशेष जानकारी देखिए दी गई है, क्या तुम जानते हो? देखिए लाल रक्त कणिकाओं में तंतु कणिकाएं नहीं होती, यानी कि जो WBC जिसे बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, उसमें देखिए तंतु कणिकाएं नहीं होती है। इसलिए वो कोशिकाएं जिस ऑक्सीजन का वहन करती है उसका वो स्वयं के लिए उपयोग नहीं करती है। इसलिए देखो RBC मतलब जो RBC होती है हमारे से, सॉरी मैंने WBC बोला था आपको शुरुआत में, ये लाल रक्त मीन्स ये RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो ये जब कम होता है तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होता है, सांस लेने में तकलीफी, कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये तंतु कणिका हमारे शरीर में कार्य करता है। बाकी के जो घटक रहेंगे हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इसमें कुछ डाउट रहेगा तब आप लोग जो है मुझे पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपको दिया जाएगा।